हानिया अपने वसवसों में घिरी, कब घर पहुंची पता ही नहीं चला। अब के दिल की घबराहट के साथ साथ ऐसा लग रहा था सांस रुकने लगी थी। सबा आप ही मुझे माफ़ कर दें, सारा आप ही मुझे माफ़ कर दें, बहुत दिल दुखाया आप दोनों का। आज इस लम्हे एहसास हो रहा है कि किसी के लफ्ज़ कितने मायने रखते हैं। आज मेरी इस शादीशुदा ज़िंदगी का दारोमदार बच्चों पर है। अगर वो मुझसे रूठ गए तो मैं मर जाऊंगी, नहीं रह पाऊंगी तन्हा इस बड़े से घर में। मेरे नफ़रत आमेज़ लफ्ज़ों से आपका दिल बहुत छली किया है मैंने। सबा आप ही, आपने बहुत प्यार दिया, हमें मुझे माफ़ कर दें। या खुदा, मेरा आखिरी सहारा मुझसे न छीनना। मेरे जीने की वजह सिर्फ ये बच्चे हैं जिनके मासूम जज्बात एहसासात के साथ खिलवाड़ किया है मैंने। प्लीज़ अल्लाह इनके दिल में रहम डाल दे। मुझे अपने गुनाहों का अज़ाला करना है। अगर वजह ना रही तो फिर मैं मर जाऊंगी। मैं करब से सोचा हानिया ने। खुद से आ गई भी एक अजाब है जाना, जो मुझ पे गुजरा है फिर किसी पे ना गुजरे। वो अंदर ही अंदर घुट रही थी, खुद से बोली जा रही थी। ज़मीर की अदालत रोज़ लगने लगी थी। गुनाह थे इसके ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। अपना हर गुनाह हर सितम दूसरों पे किया याद आ रहा था हानिया को। कितनी बुरी थी वो, जो इतने लोगों का दिल दुखा चुकी थी। मेरे साथ अच्छा कैसे होगा? मैंने कभी कोई नेकी नहीं की, कोई अच्छा काम नहीं किया। सबको अपने लफ्ज़ों से सिर्फ अज़ियत दी है। अब मेरे साथ जो होगा वो ज़ुल्म नहीं, इंसाफ़ का तकाज़ा होगा। तड़प कर इसने सोचा, काश सुबान तुम्हें बता सकती, जब तुमने इतनी दफ़ा कहा मर जाओ तुम हानिया, मर क्यों नहीं जाती? यकीन करो मैं मर ही जाती, कसम खुदा की। वली खानज़ादा को वापस बुलाने से आसान मरना लग रहा था मुझे। शायद मर भी जाती अगर मुझे इन बच्चों का ख्याल ना आया होता, जिनकी एक माँ तो उनको पैदा करते ही हुए मर गई। फिर इनके जज्बात पर बंद बांधा गया था। माँ की तड़प किस औलाद के अंदर नहीं होती, इनके अंदर भी थी। वलीद खानज़ादा के इतने एहतियात के बावजूद बावजूद मैंने इसके बच्चों के सोए जज्बात जगा दिया और माँ की ममता का एहसास जगा दिया। मेरी ज़ात पर बहुत बड़ा कर्ज़ है इन बच्चों के एहसासात का, जो मुझे चुकाना है। इनकी माँ बनकर बहुत बड़ा बोझ है मेरे दिल पर, जो इसी तरह दूर हो सकता है, वरना मुझे मर कर भी सुकून कहाँ मिलना था। जानती हूँ बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ, मुझे कब्र में उतर कर भी कहाँ सुकून मिलना है। वो अपने आप में मगन थी, खुद से बोले जा रही थी। वो लड़की जिसका ज़मीर अंदर की आवाज़ मुर्दा हो गई थी, ज़ुबान की कई बातों ने जगा दिया इसके ज़मीर को। ये आगाही इस पर अज़ाब बनकर गुज़री थी। हानिया, वलीद खानज़ादा ने बुलाया। वो चौंक कर हाल में लौट आई। जी, कहा इसने। देखा तो ड्राइवर उतर चुका था और वो और वलीद खानज़ादा अकेले थे गाड़ी में। गाड़ी घर के कार पोर्च में रुकी थी। वो उतरने ही लगी थी जल्दी से। रुको, वलीद खानज़ादा की आवाज़ पर ठहरना पड़ा इसे। दरवाजे के हैंडल पर रखा हाथ गोद में गिरा लिया और पलटी इसकी तरफ। सवालिया नज़रों से देखा इसने वलीद खानज़ादा को। कुछ बातें वाज़े करता चलूँ तुम पर। कशफ के नाम की ब्लैकमेलिंग दोबारा मेरे ऊपर नहीं चलेगी, ये बात याद रखना। एक दफ़ा इसके नाम का मान तो रख लिया मैंने, दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा, अपने जहन में बिठा लो। ये बात कभी इसके नाम की दुहाई ना देना मुझे। वलीद खानज़ादा की शिद्दत से कहे सर्द अल्फाज इसकी रील की हड्डी में सनसनाहट पैदा कर गया। जी ठीक है, मैं समझ गई हूँ, अब जाऊँ अंदर? कुछ लम्हे समझने के बाद वो जल्दी से बोली, अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई है। वलीद खानज़ादा ने चुभती नज़रों से इसे देख कर कहा, काश कोई देख सकता है, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, अब और जलील ना करे कोई। काश कोई देख सकता है जो अपनी नज़रों में गिरकर जलील हो जाए, फिर किसी और के गिरने से क्या होता है, करने से क्या होता है। वलीद खानज़ादा, अब तुम भी अपने लफ्ज़ों से रिज़ा कर दो मेरे वजूद को। मेरी बची कुची इज़्ज़त जो रह गई है खुद की नज़र में, इसे भी ख़त्म कर दो। हकीकत तो यही है, खुद को बेमोल करने के बाद कोई लफ्ज़ कोई मायने अब मायने नहीं रखता। कोई दर्द इस दर्द से बड़ा नहीं जो खुद शहनासाई का दर्द है। हानिया ने करब से सोचा और इसे देखने लगी, अब वो क्या कहता है इससे। मैंने अपने बच्चों की खातिर शादी की थी, सब कुछ तुम्हें बताकर सारे हालात तुम्हारे सामने रखे थे, इसलिए मुझ पर कोई इल्ज़ाम तुम नहीं दे सकती। मैंने तुमसे किया हर वादा पूरा किया, इतना बड़ा रिसेप्शन देकर तुम्हें अपना नाम इज़्ज़त दी, बदले में तुमने क्या किया मुझे सब याद है। मैं भूलूंगा नहीं जो तुमने मेरे साथ और मेरे बच्चों के साथ किया। अब घर में दोबारा कदम रख ही रही हो, इतना समझ लो मेरे बच्चों को अब कोई नुकसान पहुँचा तो माफ़ नहीं करूँगा, ऐसी सज़ा दूँगा, याद रखोगी। मुझे मजबूर न करना ऐसे बनने पर जो मैं बनना नहीं चाहता। वलीद खानदान ने अच्छी तरह से वार्न किया। अब तुम जा सकती हो। इसका हुक्म मिलते ही जल्दी से उतरी गाड़ी से। वो इसकी बेताबी को बगौर देखता रहा। वो घर के अंदर बढ़ गई बगैर इसका इंतज़ार किए। कुछ अजीब लगा वसीद खानदादा को इसके अंदाज पर। वो क्या था फ़िलहाल समझने से कासिर था। बुखार उतर चुका था रानिया का, पर कमज़ोरी अब भी थी। वो जो थोड़ी बहुत बोल लिया करती थी अब वो भी छोड़ चुकी थी। पर साथ को फ़र्क ना पड़ा, ना इससे कुछ ख़ास महसूस किया था। फिर एग्ज़ाम्स भी सर पर थे। रानिया को बेइंतहा मसरूफ़ कर दिया पढ़ाई ने। 15 दिन के बाद फ़ारिग हुई। आज वो पुरसुकून थी, क्योंकि एग्ज़ाम्स की टेंशन जो ख़त्म हुई थी, क्योंकि इसने जॉब से छुट्टी भी नहीं की थी। एग्ज़ाम्स, जॉब, घर के काम, वो बेइंतहा थक चुकी थी।
اپنے حساب پر وہ اپنی ہمت سے زیادہ بوجھ دیے چل رہی تھی۔ پہلے وہ زندگی کو جیتی، اب زندگی اسے چلا رہی تھی۔ آج یونی میں اس کی کوئی کلاس نہیں تھی، اسے یاد نہ رہا وہ آ گئی تھی۔ اب افسوس ہو رہا تھا اب واپس جائے، اس سے بہتر تھا کہ لائبریری میں بیٹھ کر کچھ پڑھ لے۔ وہ کینٹین میں بیٹھی سینڈوچ سے لطف انداز ہونے کے بعد کافی کی چسکیاں لے رہی تھی، ساتھ ساتھ اپنا سلیبس دیکھ رہی تھی۔ اسی وقت کوئی کرسی کھسکا کر بیٹھا، اس نے نظر اٹھائی۔ ہیلو مس بیوٹی کوئن۔ وہ حیران ہوئی، پہلی دفعہ ایسی سچویشن سے واسطہ پڑا تھا، ورنہ یہاں ہر کوئی اپنے منہ چلتا تھا، کسی کو کسی سے غرض نہیں، سب اپنی مرضی کے مالک بن کر رہتے تھے، سب ایک دوسرے سے بے نیاز ہو کر چلتے تھے۔ پرسنالٹی تھی اس کے بندے کی، پر رانیہ نے غور نہ کیا۔ ناٹ انٹرسٹڈ۔ اس نے ایک نظر دیکھا، گوری سے نوازا سامنے والا بندہ جو کم سے کم امریکہ نہ لگا رانیہ کو۔ وہ روٹ لہجے میں وہ بولی تھی، سچ میں تم حسین ہو، پسند نہیں آئی اپنی تعریف، جبکہ لڑکیاں خوش ہوتی ہیں ایسی تعریف پر۔ وہ انگریزی میں بولا۔ اب رانیہ نے ایک لمبی گھوری سے نوازا تاکہ اپنی ناگواری ظاہر کر سکے۔ لہجہ اس کا فارنر جیسا ہی تھا۔ شاید تم نے صحیح سے سنا نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے تم میں، رانیہ نے روٹ لہجے میں انگریزی میں کہا۔ بات کر لیں، دلچسپی ہو ہی جاتی ہے۔ مس کیا نام ہے تمہارا؟ وہ کافی فرینک اور چپکو سا بندہ لگا اس کو۔ مس نہیں مسز، اب کے رانی نے واضح کیا تاکہ وہ اپنا راستہ نہ پہ چلتا بنے یہاں سے۔ او مائی گاڈ، تم شادی شدہ ہو؟ مجھے تو تم کالج کر لگی، بلکہ بچی لگتی ہو، تم بہت کیوٹ ہو۔ وہ حیران ہوا، اس کی حیرانی چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ وہ واقعی حیران ہوا اس خوبصورت سی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ کر۔ شادی شدہ ہوں، وہ سلیبس پر نظریں جماتے ہوئے بولی۔ اب یہ مت کہنا تم 2 بچوں کی ماں ہو، اب کہ وہ مذاق میں انگلش میں بولا۔ کیا مصیبت ہے، یہ تو گلے ہی پڑ گئے، اب کے چڑھ کر رانی نے اردو میں کہا خود سے اپنے اصلی انداز میں۔ تم پاکستانی ہو؟ وہ بھی اردو میں بولا، پر لہجہ الگ تھا۔ ایکسکیوز می پلیز۔ وہ اپنی چیزیں سمیٹتی اٹھی اور جانے لگی۔ میں فائز شاہ فرام ترکی، اور تم؟ اس نے کہا بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ وہ مغرور سا بندہ پہلی دفعہ کسی کی طرف بڑھا تھا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی اور افسوس کرتی آگے بڑھ گئی۔ وہ مسکرا کے اسے جاتا دیکھتا رہا۔ آئی لائک یو مس رانیہ۔ نو مسز رانیہ۔ وہ مسکرایا کیونکہ اس کے آئی ڈی کارڈ سے وہ دیکھ چکا تھا اس کا نام۔ وہ اندر آئی تھی گھر کے لاؤنج میں، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا بچوں نے ریجیکٹ کیا تو مر ہی جائے گی۔ جتنی دعائیں یاد تھی وہ پڑھ کر پھونک چکی تھی خود پر۔ پہلے کی کہانی اور آج کی کہانی میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ کوئی غور کرتا اگر وہ قدم پہ قدم چلنے لگی، اپنی سوچوں نے اس کا قدم قدم بھاری کیا تھا۔ اسی وقت حنان جو کمرے سے باہر آتا دوڑتا ہوا اس کی طرف بڑھا۔ منان، ہانیہ آنٹی آ گئیں، دیکھو باہر آ کے۔ وہ خوشی سے چہکتا اس کی طرف بڑھا، اس کی آواز میں الگ ہی جذبہ تھا، وہ شوقی ہوئی تھی اس کے اس اظہار پر۔ ایک توانائی سی بھر دی اس بچے کے لہجے نے، وہ دوڑتی اس تک پہنچی، اسے گلے لگا لیا۔ آئی مس یو لاٹ آنٹی۔ وہ ولہانہ انداز میں اسے چومنے لگی، وہ بھی پیار کرنے لگا اسے۔ آئی مس یو ٹو بہت۔ اس وقت دوڑتا پیچھے سے اس کے منان حق کر گیا، اس کے انداز میں شدت تھی، وہ جو برف سی سرد تھی، اسکن کی محبت کی گرمی سے پگھلی تھی۔ وعدہ کریں آپ ہمیں چھوڑ کر نہیں جائیں گی، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ بالکل نہیں جاؤں گی، پر میری ایک بات پر آپ دونوں نے مانی تو۔ وہ زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھی، وہ دونوں اس کے گلے لگے ہوئے تھے، دونوں کو بے انتہا پیار سے چوم چکی تھی وہ۔ دونوں کے شکوے پر وہ بولی تھی۔ وہ کیا آنٹی؟ دونوں نے پوچھا۔ اگر آنٹی کی بجائے ماما بولو گے تو کبھی نہیں جاؤں گی تم دونوں کو چھوڑ کر، ہانیہ نے کہا، محبت سے لبریز لہجے میں کہا۔ سچی؟ دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ مچی مچی، اس نے ناک پر بالوں کی لٹ رکھ کے کہا۔ دونوں کھلکھلا اٹھے۔ ماما، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ وہ مسکرا اٹھی، ایسا لگتا تھا جیسے ایک دنیا اسے مل گئی ہو۔ دور کھڑا ولید خانزادہ لمحے بھر کو مسکرایا، محبت کے اس مظاہرے کو دیکھ کر اگلے لمحے اپنے ہونٹ بھیج کے اور نفی میں سر ہلاتا خود سے بولا، اس بار مجھے اتنی آسانی سے بے وقوف نہیں بنا سکتی ہانیہ تم۔ ولید خانزادہ نے کلس کر سوچا، واپس پلٹ گیا۔ میں آپ کو لفٹ دے دیتا ہوں، موسم خراب ہو رہا ہے، فائز نے رانیہ سے کہا جو یونی سے نکل کر بس اسٹاپ کی طرف جا رہی تھی۔ بارش شروع ہو گئی تھی، اچانک سب پریشان ہو رہے تھے، ساری مصیبت آج ہی آنی تھی، اس نے افسوس سے سوچا۔ بارش سے الجھن ہو رہی تھی کیونکہ آج چھتری بھی نہیں تھی، نہ رین کوٹ۔ آئی کین مینیج، کیب کر لوں گی، وہ کہتی آگے بڑھ گئی۔ یہاں ہر کوئی ایسی سچویشن کے لیے تیار ہوتا ہے، سو وہ گھبرائی نہیں۔ دیکھیں بارش تیز ہے، فائز نے کہا۔ فائز کی نیلی آنکھوں میں چمک تھی، سامنے دیکھیں اور
بھی بہت سی لڑکیاں مصیبت میں، اگر اتنی مدد کا شوق ہے تو ان کی کر لیں۔ اب کہ رانیہ نے تنزیہ کا آگے بڑھ گئی، کیب کروا کر اپنے سفر پر روانہ ہو گئی۔ وہ اپنا سا منہ لے کر رہ گیا۔ وہ واقعی بہت خوبصورت تھی، پر اس کی آنکھوں میں ایک درد نظر آیا تھا اسے، جو رانیہ کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کی طرف بڑھا تھا۔ وہ واقعی مضبوط کردار کی لڑکی تھی، اس کی گرل فرینڈ نے ٹھیک کہا تھا۔ اس کی گرل فرینڈ گاڑی میں آ کر فرنٹ سیٹ پر بیٹھی اور ہنستے ہوئے بولی، آئی ٹولڈ یو شی از ایشین بیوٹی، یو لاس دے بیٹ۔ ٹینا مسکراتی سے انگوٹھا دکھانے لگی۔ وہ بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکرایا، یٹ ناٹ سویٹی، سو شی ول بی وتھ می۔ اس کے لہجے میں غرور تھا۔ اوکے آئی گو یو ون 1 منتھ۔ ٹینا بھی ایکسائٹ ہو کر بولی۔ یہ ان دونوں کا فیوریٹ گیم تھا، ایک دوسرے کو ٹریٹ یا ڈیئر دینا۔ اکثر دونوں کو ڈیئر کرنا پسند تھا۔ آج ٹینا نے اسے چیلنج دیا تھا اس لڑکی کو اپنے پیار میں مبتلا کرے، اور وہ اس کا چیلنج ایکسیپٹ کر گیا۔ فی الحال آج دوستی پہ منا لے تو وہ مان جائے گی، اس میں ہے دم۔ فائز یہ نہ کر سکا تھا، اس لیے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اب وہ سیریسلی ہو کر رانیہ کو امپریس کرنے کا من بنا چکا تھا۔ ولید خان زادہ سوچ رہا تھا وہ کمرے میں ضرور آ گیا۔ وہ اس کی اچھی خاصی کلاس لینے کا ارادہ رکھتا تھا، کیونکہ اتنا زیادہ بچوں کو اٹیچ کرنا اسے ناگوار گزر رہا تھا۔ وہ آج بچوں کو اپنے ہاتھوں سے کھلا رہی تھی۔ رات کا کھانا ڈائننگ پر وہ کچھ اس طرح سے بیٹھی تھی کہ اس کی پیٹھ ولید کی طرف تھی۔ دونوں بچے ساتھ بیٹھے تھے اس کے۔ اب وہ بچوں کے سامنے کچھ نہ کہہ سکا۔ دونوں بیگس ریڈی کیے خود اس نے، وہ اس کی حرکات پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ اس وقت دونوں سے لپٹے ہوئے تھے۔ منان دائیں بازو پر تھا تو بائیں طرف حنان لپٹ کا سن رہا تھا۔ وہ ولید خان زادہ کے بیٹے تھے، ان کو کیا بنا رہی تھی وہ؟ اسے تشویش ہوئی۔ ایسا تو وہ نہیں چاہتا تھا، مجھے روکنا چاہیے ہانیہ کو، ایسے بچوں کو نہ بگاڑے، ان کا ایک سیٹ اپ بنا ہوا ہے، اس طرح وہ ممی بوائز نہ بن جائے۔ اسے فکر ہوئی، اب کافی ٹائم ہو گیا تھا، بچے یقیناً سو گئے ہوں گے۔ سوچتا وہ سیڑھیاں چڑھ گیا۔ بچوں کے کمرے میں زیرو بلب کھلا تھا، وہ وہاں نہیں تھی۔ حیران ہوا، پاس والے کمرے کی لائٹ کھلی تھی۔ آہستہ سے دروازہ کھلا تو سامنے وہ جائے نماز پہ بیٹھی نماز ادا کر رہی تھی۔ وہ حیران ہوا، کچھ کہے بغیر وہ خاموشی سے پلٹ گیا۔ نماز پڑھ کر اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ کتنی دیر وہ بے آواز روتی رہی، پہلے تو پھر بھاری لہجے میں بولی، یہ دکھ کے نہیں خوشی کے آنسو ہیں میرے رب، جو کرم تم نے مجھ پر کیا ہے، مجھ سے بچوں کی محبت نہ چھین کر، بہت مہربان ہوا ہے مجھ گناہگار پر۔ یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے، اب کبھی ان سے لاپرواہی نہیں برتوں گی، اچھی ماں بن کر دکھاؤں گی، جیسے ہماری ماں نے ہمیں محبت سے پالا ہے ویسی ان کو پالوں گی۔ یا اللہ بس میری مدد کرنا، مجھے ہمت دینا، ان کو اپنے جیسا کبھی نہیں بناؤں گی جیسی میں مخلوق تھی، ان کو اس مال دولت پر غرور کرنا نہیں، اس پر تیرا شکر کرنا سکھاؤں گی۔ بس میرے اللہ میری ہمت بنائے رکھنا، اب میرا محور میرے بچے ہیں، اس سے دور نہ کرنا مجھے۔ پھر کتنی دیر بچوں کے لیے دعائیں مانگتی رہی وہ۔ بے شک صرف اللہ ہی ہے جس کی پناہ میں سکون ہے، پھر کون ہے جو کہے کہ وہ اوجھل ہے آنکھ سے، وہ تو شہرک سے بھی قریب تر ہے۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر بیڈ پر سونے کے لیٹی، پر نیند نہ آئی، تھک آ کر ان کے کمرے میں واپس آ گئی، منان کے پاس سو گئی، کیونکہ اس طرف جگہ تھی۔ ان کے ساتھ لیٹتے اس کے اندر سکون اترا، کچھ دیر میں سو گئی۔ وہ راستے پر نظر جمائے بیٹھی تھی۔ بارش کا زور کچھ کم ہو چکا تھا، پر رانیہ کا اس طرح اب کم نہ ہو رہا تھا۔ فائز کی نظریں اسے خود پر چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ شادی شدہ عورت پر جب کوئی نامحرم مہربان ہونے لگے تو اس کا مطلب وہ اس کے اندر کی کوئی کمی محسوس کر چکا ہے اور وہ اس کا فائدہ اٹھائے گا۔ اس کے کانوں میں اپنی ماں کے کہے لفظ گونجے جو کسی پڑوسن کو سمجھا رہی تھی۔ تب وہ ان لفظوں کا مطلب نہیں سمجھی تھی، پر اب وہ لفظ اور ان کے معنی واضح تھے۔ کچھ باتیں لاشعوری طور پر ہم سنتے ہیں اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا وہ ہمارے شعور کا حصہ کب بنیں گی۔ آج اس کے شعور پہ دستک دی ان لفظوں نے۔ یا اللہ مجھے اپنے حفظ و امان میں رکھنا، مجھے شیطان کے شر سے بچائے رکھنا، آمین۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی۔ آر یو اوکے رانیہ، تم اپسٹ لگ رہی ہو، ساتھ نے پوچھا۔ پہلی دفعہ پوچھا تھا اس نے رانیہ سے، وہ چونکی تھی۔ آئی ایم فائن، رانیہ نے خود کو نارمل کرتے ہوئے کہا۔ اگر اسے فائز کے بارے میں بتایا تو مذاق اڑائے گا، جیسے شروع کے دنوں میں اس نے ایک بندے کی شکایت لگائی تھی، وہ اسے گھورتا ہے جاب پر، تب ساتھ اس کے ساتھ جب پتہ چلا اسے ایکسائٹمنٹ ہے۔ آنکھوں کا مسئلہ تھا اسے، وہ علاج کے لیے آتا تھا ہسپتال۔ وہ اتنی شرمندہ ہوئی اور ساتھ نے ہنستے ہوئے تک کہہ دیا کہ کہیں تم یہ تو نہیں سوچ رہی اس طرح تم کو گھر بٹھاؤں گا تاکہ تم ہاؤس وائف بن کے رہو؟ تو سوری یار، لائف میں آگے بڑھنے کے لیے ایسے چھوٹے مسئلے کو منہ دینا پڑتا ہے۔ ڈونٹ وری رانیہ،
साथ की बात पर जब रानिया के रंग उड़ने लगे तो वो हंसी रोकता सीरियस लहजा बनाकर बोला, बस एक बात जहन में बिठा लो, ये सही मायने में आज़ाद मुल्क है। यहाँ मर्द के साथ साथ औरत की आज़ादी के कायल है ये पाकिस्तान नहीं। आइंदा ऐसी फजूल चीज़ों पर ध्यान ना दो। कोई कुछ अमली कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं करेगा। यहाँ का कानून सख्त है। रिलैक्स रहो। साथ ने इसे तसल्ली देता समझाने लगा। वो लम्हा सोचकर इसने खुद को रोका इसे फ़ाइज़ के बारे में बताने को। जाने क्या सोचे साथ यही सोचकर इसने नहीं बताया। ओके डियर। वो उसके गाल थपथपाता हुआ रूम की तरफ बढ़ गया। वो इसे जाता देखती रह गई। वलीद खानज़ादा ऑफिस से आया तो बच्चे गार्डन में इसके साथ खेल रहे थे। वो मुस्कुराता हुआ अंदर की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो फ्रेश होकर बाहर आया तो वो उनको पिज़्ज़ा ब्रेड खिला रही थी। प्लीज़ जल्दी करो बच्चों, फिर बाकी का काम होमवर्क करना है। हानिया ने फ़िक्र से कहा। ओके मॉम, दोनों ने कहा। वलीद ने एक नज़र तीनों को देखा जो आपस में मगन थे। जल्दी हैंड वॉश करके स्टडी में पढ़ने चलना है। हानिया ने एक और हुक्म दिया। वो जूस के गिलास इनके लिए लेकर स्टडी में चली गई तीनों। रज़िया बीबी मेरा लैपटॉप लाए, वलीद ने जल्दी से कहा। जी साहब। वो जल्दी से ले आई। वो अपना काम करने लगा पर जल्दी बेजार हो गया। स्टडी के कमरे का व्यू खोला ताकि देख सके क्या कर रहे हैं वो। बच्चे पढ़ रहे थे और वो नमाज़ पढ़ रही थी। पहले मनान उठा, वो जो सजदा करने लगी थी इसके पीठ पर झूलने लगा। इसके बाद दोनों यही कर रहे थे बारी बारी। वो हैरान हुआ, ज़रा भी गुस्सा नहीं हो रही थी। वो चाहती तो साइड पर पटक सकती थी, आखिर इसकी नमाज डिस्टर्ब हो रही थी। वो हैरान था इन तीनों की मोहब्बत पर। अब वो दुआ के लिए हाथ उठा रही थी। दोनों बच्चे इसकी एक एक टांग पर जमकर बैठ गए। अब तीनों ज़ोरों शोर से दुआ मांग रहे थे। तीनों खुशी खुशी जाए नमाज से उठे और अब हानिया जूस का गिलास दोनों को देकर पढ़ाने बैठ गई। वलीद खानज़ादा से मुकम्मल मंजर में खो गया था। क्या वाकई वो इतना जल्दी बदल सकती है? वलीद खानज़ादा सोच में पड़ गया। आज रेडी रहना, शाम की अपॉइंटमेंट है डॉक्टर की, सुबह ने कहा। अब ज़रूरत नहीं, मेरी स्किन सही हो गई है, सबा कहकर जाने लगी। सबा डॉक्टर ने कहा है फॉलो आप का तो चलेंगे। इस बहाने कुछ वक्त तुम्हारे साथ गुजरने का वक्त मिल जाएगा मुझे। तो तुम जानती हो हम मिडिल क्लास लोग तो वैसे घूमने निकलते नहीं, फिर इन्हें बहाने से निकलने का मौका मिलता है। सुभान ने तफसील से बताया। एक तरह से इसने सबा को एहसास दिलाना चाहा इस बात का कि वो इसके साथ घूमने के लिए कितना बेचैन है। मुझे मुनासिब नहीं लगता, सबा ने सहूलत से कहा। सबा लोगों की बातों का सोचकर हम घर से साथ निकलना तो नहीं छोड़ेंगे ना, सुभान ने प्यार से समझाया। ऐसा कुछ नहीं है, सबा ने नज़रें चुराते हुए कहा। अगर ऐसा नहीं है तो फिर मेरी आंखों में आंखें डालकर कहो ऐसा कुछ नहीं है, सुभान ने जताते हुए लहजे में कहा। प्लीज़ अब मैं तुम्हारे साथ बाहर नहीं निकल सकती, मेरा एहसास कमतरी बढ़ने लगता है। अब तो लोग भी ऐसी नज़रों से देखते हैं। हानिया बिल्कुल ठीक कहती है, मेरा आपका जोर नहीं, सबा ने हिम्मत करके कह दिया जो कहने के लिए वो पूरे हफ्ते से प्रैक्टिस कर रही थी। बेवकूफ़ी की बातें ना करो सबा, तुम्हें दुनिया की कई बातें नज़र आती हैं, इनकी आंखों में जो तमस्खर है वो नज़र आता है, मेरी आंखों में बसी तुम्हारे लिए मोहब्बत नज़र नहीं आती। इसका मतलब साफ़ है कि दुनिया की अहमियत मुझसे ज़्यादा है। अगर मेरी अहमियत होती तो तुम मेरी आंखें देखती, इनमें बसी मोहब्बत, इज़्ज़त और तुम पर जो एतबार है वो देखती। अफ़सोस मुझे मेरी अहमियत तुम्हारी नज़र में क्या है आज पता चली है। ज़ुबान की कही बात पर वो बेइंतहा शर्मिंदा हुई, अपनी बेवकूफ़ी पर अफ़सोस हुआ। सबा को लगा जब वैसे कहेगी कि वो इसके लायक नहीं तो सुभान इसकी तायद करेगा, पर यहाँ तो मामला उल्टा पड़ गया इसकी सोच मुताबिक। इतना कहता सुभान चला गया। सबा ने इसका सबा से इसका सुभान नाराज़ हो गया। इससे बड़ी तकलीफ़ क्या होगी इसके लिए। वो किचन में काम करती मुसलसल रोती रही, अपनी बेवकूफ़ी पर मातम गना थी। रानिया खुद की उलझनों में इतनी उलझी रहती थी, इसे किसी की खबर न रहती थी। फिर दोस्ती क्या करती किसी से, चाहे जॉब हो या इसकी यूनी, वो अपने काम से काम रखती थी। ना किसी से इतनी दोस्ती थी, ना किसी से बातचीत। खुद में मगन अपने दर्द छुपाए वो चलती रहती थी। वो अपनी मासूमियत, शरारतें सब पाकिस्तान छोड़ आई थी। अब वो यहाँ एक टाइम मशीन के साथ रहती थी, जिसे दिन रात अपने काम से मतलब था, तो खुद को भी इसने ऐसा बना दिया था। हर जज्बा और एहसास से आ रही थी वो। जाने क्यों इसने साथ को कभी बदलने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि शायद इसे उम्मीद कोई किरण नज़र नहीं ना ना आती थी इसमें से कि इस पत्थर को वो कभी बदल पाएगी। फिर भी कभी इंसान ज़्यान जागता तो फिर सफ़ों पर अपना दर्द लिखती, इस पर कई आंसू बहाकर चली जाती, या फिर तना पार्क में बैठी बच्चों को खेलते देखकर सब भूल जाने की कोशिश करती थी। वो लम्हे इसकी ज़िंदगी के खूबसूरत होते जो बच्चों के साथ गुजरते, वो मासूम इसे ज़िंदा रहने का एहसास देते थे। आओ देखो साथ, रानिया की ज़िंदगी में सिर्फ तुम्हारे ऊपर ख़त्म नहीं होती थी, और रानिया के पास और तरीके इस ज़िंदगी के एहसास को बरकरार रखने के लिए। कुछ घंटा गुजार के वो निकल आई थी। अब खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। ब्लैक स्कार्फ पहने, इसके साथ शर्ट पर लॉन्ग कोट पहने, वो मैचिंग जीन्स पहने, कोट में हाथ डाले भीड़ का हिस्सा बन गई और चलने लगी। यहाँ के ज़्यादातर लोग ऐसी ही ज़िंदगी गुजारते थे।
وہ جاب سے واپسی پہ کینٹین سے ہو کر پھر اپنی کلاس اٹینڈ کرنے لگی تھی۔ فائز اسے پچھلے 5 دنوں میں کافی جج کر چکا تھا، اس پھر واضح کر چکا تھا کہ وہ صرف دوستی کرنا چاہتا ہے، صاف ستھری، جس کا اظہار اس نے وائٹ اور یلو فلاور کا بکے دے کر کیا، جسے رانی نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ یہ کہہ کر مسٹر فائز میں پڑھنے آتی ہوں، دوستیاں کرنے نہیں۔ رانی نے آسان لفظوں میں سے اپنا موقف بتا دیا۔ پر ہر چیز کے اس ملک میں تو عام جام ہے ایسی دوستیاں فائز نے سمجھایا اسے۔ میں اس ملک میں ہوں ضرور، پر یہاں جیسی نہیں، رانی نے سادہ لفظوں میں کہا۔ جیسا دیس ویسا بیس، اپنے سنا تو ہوگا، فائز نے شرارتی لہجے میں کہا۔ ایکسکیوز می، مجھے آپ سے کچھ سننے اور سیکھنے کی ضرورت نہیں، اپنے کام سے کام رکھیں، مجھے کسی دوست کی ضرورت نہیں۔ یقین کریں، اگر کبھی مجھے دوست کی ضرورت پڑی تو کم سے کم کسی مرد کو دوست بنانے کی مجھے ضرورت نہیں، میں کسی عورت سے دوستی کرنا پسند کروں گی، سمجھے آپ؟ پلیز، میری کلاس کا وقت ہو رہا ہے۔ اتنا کہہ کر وہ آگے بڑھ گئی، وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ ہمیشہ کی طرح رانیہ سیدھا کینٹین آئی تھی، وہ اپنا لنچ کر رہی تھی، اسے 2 ٹیبل چھوڑ کر فائز اپنے فرینڈز کے ساتھ بیٹھا تھا۔ اس نے ایک سرسری نظر دیکھ کر پیٹ کر کے بیٹھ گئی تھی۔ وہ اس کی آمد سے بے خبر اپنی ہانگے جا رہا تھا۔ وہ آپس میں انگلش زبان میں بول رہے تھے۔ اوہ، تو تم تو ہار گئے فائز، مس ایشین بیوٹی کوئن سے فلرٹ کرنے میں ٹینا کو جلدی تھی، اس لیے کہا تھا اس نے ایسا۔ اتنی جلدی فیصلہ نہ سناؤ، ابھی وقت ہے، جلدی ہی میرے پاس میرے ساتھ ہوگی، شاید میرے بستر تک آ جائے۔ اس نے آنکھ ماری، سب ہنسنے لگے۔ اوکے فائز، اگر تم اس سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں زبردست والی ٹریٹ دوں گی، ورنہ تم دینا۔ ٹینا نے اب کے کہا۔ ایک عورت دوسری عورت کو شکار بنانے کے لیے ایک مرد کو ترغیب دے رہی تھی۔ کینٹین میں بیٹھا ہوا کوئی شخص نہیں جانتا تھا کہ جس ایشین لڑکی کی بات وہ کر رہے وہ رانیہ تھی، مگر رانیہ کو لگ رہا تھا جیسے وہاں موجود ہر شخص اسے ہی دیکھ رہا تھا اور اسی پہ ہنس رہا تھا۔ پھر وہ نہیں جانتی تھی کیا ہوا، کیسے ہوا، وہ خود پر کنٹرول نہیں رکھ پائی تھی، ایسے جیسے اس میں کوئی دوسری لڑکی تھی۔ اپنا کافی کا مگ رکھ کر کرسی کھسکا کر اٹھی، پھر اس طرف آئی جہاں وہ بیٹھے تھے۔ ان سب کی کچھ پیپرز اور کتابیں ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے، سب اپنے موبائل میں مصروف ہو گئے تھے، اس بات پر تبصرہ کر کے جیسے کچھ ضروری کام کر رہے تھے۔ فائز کی نظر اس پہ پڑی تو وہ چونکا تھا۔ رانیہ، تم؟ بے اختیار اس نے کہا تھا۔ پھر ٹینا بھی اس کی طرف متوجہ ہو گئی، مگر وہ صرف فائز کو دیکھ رہی تھی جو اس کے یکدم سامنے آنے پر حیران نظر آ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی اس کے مقابل کھڑی ہوئی، پھر اس نے اس کے سامنے رکھے ہوئے پیپرز اٹھائے، نینے پھاڑا اور پوری قوت سے اس کے منہ پہ دے مارا۔ دل تو تھپڑ مارنے کا تھا، پر ضبط کرتے ہوئے رانیہ نے اتنا کیا۔ وہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑا ہو گیا اور اس کے چہرے کا سارا اطمینان رخصت ہو گیا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، تم نے میرے پیپرز کیوں پھاڑے ہیں؟ وہ غصے سے دھاڑا اس بے عزتی پر۔ صرف تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری حیثیت میرے نزدیک ان پیپرز کے برابر بھی نہیں، تم کس قدر غیر اہم اور چھوٹے آدمی ہو، میں تمہیں یہی بتانے آئی ہوں۔ وہ اور لڑکیاں ہوں گی جو تمہاری تفریح کا سامان کرتی ہوں گی، اور وہ بھی اور ہوں گی جو تمہارے آگے پیچھے پھرتی ہوں گی، مگر میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں یہاں صرف پڑھنے آتی ہوں، تم جیسے کو پھنسانے کے لیے نہیں۔ اپنے بارے میں تمہارے خیالات جان کر مجھے کوئی حیرت نہیں ہوئی، وہ تب ہوتی جب تم میرے بارے میں یا کسی بھی عورت کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرتے، مگر تمہارا قصور نہیں، یہ اس تربیت کا قصور ہے جو تمہیں دی گئی ہے، یہ اس روپے کا اثر ہے جو تمہارے ماں باپ کماتے ہیں۔ وہ صاف انگلش میں بولتی، اس کی خوب بے عزتی کر گئی۔ وہ اچھی طرح جانتی تھی وہ ترکی کے سب سے بڑے تاجر کا اکلوتا بیٹا ہے۔ یہ بات کل ہی ایک کلاس فیلو دوسری کو بتا رہی تھی، تب رانیہ نے بھی سن لیا تھا۔ میں رانیہ ہوں، رانیہ، مسلمان ملک کی لڑکی جسے اپنے مذہب اور اس کے حدود کا پتہ ہے، رانیہ نے فخریہ لہجے میں کہا تھا۔ وہ جذبت ہو کر اسے دیکھ رہا تھا شعلہ بھری نظروں سے، سب مزے لے کر یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ اب کہ وہ ٹینا کی طرف مڑی اور کہا، تم نے کہا تھا اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہو تو تم اسے ٹریٹ دو گی، یہ شرط تم مجھ سے لگاؤ، اگر یہ مجھ سے فلرٹ کرنے میں کامیاب ہوا تو میں تمہیں زبردست والی ٹریٹ دوں گی۔ وہ ٹیبل پر ہاتھ بجاتی ہوئی بولی انگلش میں، وہ چیلنجنگ وے میں کہتی اور چلتی بنی تھی۔ سب دنگ نظروں سے اسے دیکھنے لگے، اس لڑکی کو جس نے فائز شاہ کو بے عزت کیا تھا۔ اس یونی میں اس کی ویلیو VIP والی تھی، آج ایک معمولی لڑکی فائز شاہ کو 2 کڑی کا کر کے گئی تھی۔ لنچ کے بعد وہ تھوڑی دیر کے لیے حنان اور منان کو سلاتی ضرور تھی تاکہ زیادہ فوکس رہے پڑھائی پر ان کا۔ حنان تو جلدی سو گیا، پر منان کا کوئی موڈ نہ تھا سونے کا، اس لیے اسے لے کر باہر آ گئی، ورنہ وہ اپنی باتوں سے حنان کی نیند بھی خراب کر دیتا۔ وہ TV لانچ میں بیٹھ کر TV دیکھنے لگے تھے۔ ماما آپ بہت پیاری ہیں، منان نے اس کی گال چومتے ہوئے بولا۔ اچھا، ہانیہ مسکرائی، ہانیہ نے بھی اسے پیار کیا اور خود سے لگایا۔ ماما آپ نے تیار ہونا کیوں چھوڑ دیا، منان نے پوچھا جھجکتے ہوئے۔ ارے میں تیار تو ہوں، ہانیہ نے مسکرا کر کہا ماما پہلے آپ بالکل باربی کی طرح تیار ہوتی تھی، منان نے پیار سے کہا۔ اچھا، ہانیہ نے نارملی کہا، جسے یہ بات اب اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔
हुँ, पर आपने अभी तक कल वाला सूट ही पहना हुआ है, मनान ने मुँह बनाकर कहा। रज़िया भी जो वहीं बैठी थी हैरान हो रही थी इतने छोटे बच्चे की हाज़िर दिमागी पर। वलीद ख़ानज़ादा भी बिल्कुल ऐसा था कशफ़ के लिए जिसे वो सजना-संवरा देखना पसंद करता था। मनान बिल्कुल वलीद जैसा लगा रज़िया भी को। वो तो बहुत पुरानी मुलाज़मत थी, इस सब मौसम यहाँ के घर के फ़र्दों को देखे हुए थे। नहीं मैंने तो चेंज किया है मनान, हानि ने नॉर्मली कहा। हानि को याद था रज़िया बी ने इसे ड्रेस थमाया था, वो लेकर भी गई थी वॉशरूम पर कौन-सा ड्रेस थमाया था वो भूल चुकी थी। मैडम मनान बेटा ठीक कह रहा है, आपने कल वाला ही ड्रेस पहना है, रज़िया बी ने झिझक कर कहा। हानि हैरान हुई कि इसे याद ही नहीं रहा, क्या वाक़ई वो इतनी गायब दिमाग रहने लगी है आजकल, इसे अफ़सोस हुआ सोचकर। सॉरी मनान बेटा, वाक़ई मुझे याद ही नहीं रहा, हानि शर्मिंदा हुई अपनी बेख़याली पर। प्लीज़ मम्मा आप मेरे और हनान के लिए तैयार हुआ करें, हमें आप वैसी ही अच्छी लगती हैं। मनान ने हक से कहा, ओके मेरी जान कोशिश करूँगी। हानिया ने कहा। वलीद खानज़ादा ने एक नज़र देखा था हानिया को, जो वाक़ई खुद को इतना मेंटेन रखने वाली हुआ करती थी। इतनी बेज़ार खुद से दिल को कुछ अजीब-सा लगा। रात को डिनर पर वलीद ने बता दिया कल पार्टी पर जाना है, जिस पर हानिया ने कहा अगर चलना ज़रूरी ना हुआ तो आप होकर आ जाए, मेरा मूड नहीं है। इसका पूरा ध्यान अपने खाने पर था, एक नज़र ना देखा था इसने वलीद खानज़ादा को। मेरा ख्याल है अगर ज़रूरी ना होता तो यकीनन कहता भी नहीं। वलीद का लहजा सर था। हानिया ने सर हिलाया और दोबारा खाना खाने लगी। वो हैरान हुआ इसका कोई रिएक्शन ना था, जबकि इतने दिनों के बाद दोनों के बीच थोड़ी ही बात हुई थी जिसका जवाब भी इसने रूट दिया था। हानिया को माइंड करना चाहिए था पर इसका बेतासुर अंदाज वलीद को अजीब लगा। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद वो खाने की तरफ मुकम्मल तवज्जो रखते हुए वलीद खानज़ादा से बोली, बच्चे तो साथ चलेंगे ना? हानिया ने पूछा। अगर आप चाहें तो लेकर जा सकते हैं, वरना ना चाहें तो। वलीद खानज़ादा का जुमला मुकम्मल होने से पहले वो बोली, बिल्कुल बच्चे चलेंगे, इनको अच्छी लगती हैं पार्टीज़। हानिया अब मुतमईन सी लगी से इनका स्कूल। वलीद ने आईब्रोज उठाकर पूछा, मैनेज हो जाएगा? हानिया ने सहूलत से कहा। आज बच्चे को खाना खिलाकर फिर खाने बैठी तो वलीद खानज़ादा आ गया, वरना वो दोनों एक साथ कम ही खाते थे डाइनिंग पर अकेले। वो एक नज़र उठाकर भी शेज़ की तरफ नहीं देखती थी आजकल। अपना खाना ख़त्म करती वो उठ गई, एक गलत नज़र न डाली इस पर। वैसे भी यहाँ के मुलाज़िम सब काम करते थे, सो टेबल भी खुद मुलाज़िम को ही समेटी थी। सो इसके ठहरने का कोई जवाज़ न था, इसलिए इसका काम सिर्फ़ बच्चों की तरफ था तो वो देखती थी। वली खानज़ादा को इस तरह उठना बुरा लगा, वो बग़ैर रुके जा चुकी थी ऊपर बच्चों के कमरे की तरफ। सुभान जब शाम को घर आया तो उसके सामने चाय रखकर सलाम किया, जिसका इसने जवाब दिया, याद है ना मैं तैयार हूँ, जल्दी करें चलना है। सबा ने झिझकते हुए कहा। डर था सुबह वाली नाराज़गी ना दिखा दे, पर वो उसकी सोच के बरक्स वो दिलकशी से मुस्कुराया। हाँ मैडम, गुलाम हाजिर होता है, 5 मिनट दें अब आपके हुक्म पर। वो शौक हुआ, वो इसकी तैयारी को देख कर खुश हुआ। वो मुस्कुराई, दिल को सुकून हुआ, वो नाराज़ नहीं। सॉरी सुभान, सुबह के लिए सबा ने कहा। कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। सुभान ने मज़े से कहा। क्या हो गया सुभान, आज आप किस तरह बात कर रहे हैं? सबा ने चटपटा कर कहा, क्यों अच्छा नहीं लग रहा? सुभान ने पूछा, मुझे अजीब लग रहा है आपका ये फ़िल्मी अंदाज़। सबा ने सादगी से कहा, आदत डालो क्योंकि वो मुझे तुमसे ऐसे बोलना अच्छा लगता है। वो सब सताने के लिए बोला, जाने क्यों उसे मज़ा आ रहा था सबा को छेड़ते हुए। तुम इतनी प्यारी हो, बंदा खुद ब खुद फ़िल्मी होने लगे। सुभान ने कहा तो शर्मा गई, फिर कुछ सोचकर बेसाख्ता मुस्कुरा उठी। वो शर्मा कर फिर मुस्कुराई थी बेसाख्ता। क्या हुआ? सुभान ने पूछा। कुछ नहीं, वो जल्दी से बोली। नहीं, नहीं कहो जो दिल में आया वो कह दो, वरना दिल के अमराज का खतरा लाहक हो सकता है। सुभान ने कहा तो इसे और ज़ोर की हँसी आई, क्योंकि बहुत वक़्तों में बाद सुभान को इससे ऐसे बोलते सुना था, वरना वरानिया से रिश्ता ख़त्म होने बाद इसका हर अंदाज़ और मिज़ाज सोबर सा हो गया था। आज ये अंदाज़ इसकी खुशी का था, सबा इसको अच्छी तरह समझती थी। सुभान अगर इस तरह आप बोले तो सब कहेंगे सुभान पागल हो गया है क्या? सबा ने हँसते हुए कहा इसे चिढ़ाने को। कई वक़्तों बाद इस घर में इस तरह की हँसी और कहकमे गूंजे थे। तुम तो कह देना मेरे प्यार में हुआ है, और ये सच भी है। सुभान की कई बात पर वो शौक से हुई। अब उफ़ मैं ऐसी बातें नहीं करती। सबा जल्दी से बोली, जब प्यार होगा तो तुम भी करने लगोगी। फ़िलहाल मुझे हुआ है ना, जब तुम्हें होगा तो पता चलेगा। सुभान ने मज़े से कहा और ऐसे ज़ाहिर कर रहा था जैसे सबा तो प्यार से बिल्कुल न अनजान है। अच्छा ऐसा कुछ नहीं होता प्यार होने से, सबा ने इसी यकीन से कहा। नहीं सबा ऐसा होता है, देखो मेरे साथ तो हुआ है, जब तुम्हें मुझसे प्यार होगा तब देखना। सुभान का लहजा इंसिस्ट करता हुआ था।
सबा को अच्छी खासी तप चढ़ी थी सुभान के ऐसे कहने से। वो ऐसे कैसे कह सकता है? इसके लिए वो कितनी मोहब्बत करती आई हमेशा से, और वो कहता है इसे प्यार क नहीं पता। इसका चिढ़ना और गुस्सा होना नॉर्मल ही था। अब के बोली तो जज़्बाती अंदाज़ में बोलती चली गई। सुभान सच में ऐसा कुछ नहीं होता प्यार में। देखो मैं इतने साल से तुम्हें प्यार करती हूँ। मुझे कुछ हुआ है जो ऐसी-ऐसी बहकी-बहकी बातें करूँ? बेसाख्ता उसने ज़बान दाँतों में दबाई। ये क्या बोल गई मैं? सबा ने सोचा। शर्मिंदा होकर नज़र झुका ली। डरते-डरते नज़र उठाए वो पुरज़ोक नज़रों से उसे देखने लगा। शुक्रिया सबा मुझे ये खुशी देने का, वरना एकतरफ़ा जज़्बात तकलीफ़देह होते हैं। अब तुमसे दूर रहना गवारा नहीं, बस बाबा से कहने लगा हूँ। अब मैं शादीशुदा कहलवाना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज़ तो नहीं? जाना सुभान शौक़ हुआ। वो खुश था इसके मुँह से प्यार का इज़हार सुनकर। सुभान के इतना खुल्लम-खुल्ला इज़हार पर सबा ने अंदर खुशियों के फूल खिलने लगे। वो बहुत खुश थी। वो जाने लगी तो वो उसका हाथ थाम गया। प्लीज़ जवाब दो ना, बताओ कोई एतराज़ तो जल्दी शादी करने पर? सुभान के दोबारा पूछने पर नफ़ी में सर हिलाती कमरे से बाहर निकली हाथ छुड़ाकर। जल्दी आइए, डॉक्टर के पास चलना है। सबा जाते-जाते कहना ना भूली, बस 5 मिनट में आया चेंज करके। सुभान ने जल्दी से कहा जो दरवाज़ा अबूर कर गई थी। वो मुस्कुराता हुआ इसे जाता हुआ देखने लगा। ये क्या है रज़िया भी? हानिया ने सीढ़ियाँ से नीचे उतरते लॉन्च में रश देखा। मैडम साहब ने ज्वेलर और बुटीक वाले दोनों को भेजा है, आज रात के लिए कुछ पसंद कर लें। रज़िया बी ने जल्दी से कहा। वलीद खान ज़्यादा कैमरे की आँख से बखौर देख रहा था लॉन्च का मंज़र। हानिया ने किसी चीज़ पर एक नज़र न डाली थी। वो हैरान हुआ था जो लड़की पिछली बार नदीदों की तरह हर चीज़ को देख रही थी, आज इसका रवैया यकसर मुख्तलिफ था। तुम वापस भेज दो इनको, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। इतना कहकर वो वापस ऊपर चली गई। न सिर्फ रज़िया भी शौक हुई बल्कि वलीद खानज़ादा भी शौक हुआ था इसके अंदाज़ पर। शाम को वलीद खानज़ादा घर पहुंचा तो नीचे लॉन्च में खामोशी थी। बच्चों को देखने के लिए ऊपर आ गया, सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ बच्चों के कमरे में आया। वो खाली था। इसके पास वाले कमरे में आया तो दोनों बच्चे अलग अलग जाए नमाज पर नमाज के लिए खड़े हुए थे, हानिया के दाएं और बाएं, जबकि हानिया खुद इनके बीच जाए नमाज बिछाकर अब बाआवाज़ नमाज पढ़ रही थी। अल्लाह अकबर की सदा दोनों बच्चे लाजमी लगाते और रुकू और सज्जा में जो पढ़ा जाता वो भी पढ़ रहे थे। वलीद खानज़ादा के दिल की कैफियत अजीब तर होने लगी, आंखें पानियों से भरने लगी। देखने वाली मैं अपने बच्चों को नमाज का पाबंद बनाऊंगी, बचपन से ही इनको अपने साथ जाए नमाज पे खड़ा करके इनकी आदत बनाऊंगी नमाज पढ़ने की। कशफ के कहे गए अल्फाज गूंजे थे इसके कानों में। इस दौर के बच्चे वो भी ऐसी आदतें अपनाएं, मुश्किल ही लगता है। ऐसा ना हो इनकी शिकायतें मुझसे लगा लगा कर इनको नमाज पढ़ाओ। ऐसे मैं नहीं करने वाला। बच्चे पढ़ेंगे तो अपने दिल से पढ़ेंगे नमाज। वली ने कशफ को चढ़ाते हुए कहा था। एक बात बताओ, मैं परवरिश ही ऐसी करूँगी कि वो खुद दिल से पढ़ेंगे। एक मज़े की बात बताऊँ, बच्चे अक्सर वही करते हैं जो उसके माँ बाप करते हैं। जब वो मुझे पढ़ते हुए देखेंगे तो देखना खुद ब खुद मेरे साथ खड़े होना शुरू हो जाएंगे। कशफ ने कहा था इतराते हुए अपनी तरकीब बताई। सही कहा था तुमने कश, अगर माँ नमाज़ पढ़ना शुरू कर दे तो बच्चे खुद ब खुद पढ़ना शुरू कर देते हैं। वलिद ने खुद से कहा। वलिद खानज़ादा आंखों की नमी छुपाता वो वापस आ गया था। रज़िया बी को देखकर अंदाज़ा हो रहा था वो भी अभी भी नमाज़ पढ़कर आ रही हैं। इसकी नज़र अपने साहब पर न पड़ी थी और वलिद इसे हैरत से देख रहा था। जो दूसरे मुलाजिम इससे कह रही थी, हानिया मैम कितनी बदल गई हैं, इनको देखकर बच्चे नमाज़ पढ़ने लग गए हैं। मेरा भी दिल करने लगा है इनको देखकर। सही कहा, किसी ने औरत ही घर को जन्नत बनाती है। साहब का घर जन्नत बना दिया हानिया मैम ने। वलीद खानज़ादा इतना ही सुन सका था इसकी तारीफ़ और आगे बढ़ गया। मुलाज़िमा ने इससे चाय का कहकर वो चेंज करने वॉशरूम चला गया। सॉरी मैम, मैं समझा आपने कहा इस ड्रेस बेडरूम में लेकर जाओ। रज़िया बी ने सफाई देते हुए कहा हानिया को। वलीद खानज़ादा ने दोनों की बात सुनी थी। सामने हानिया का ड्रेस हैंग किया हुआ था। पिछले 2 हफ्तों में हानिया ने घर से बाहर कदम न निकाला था, ना मैके गई थी, ना कहीं। यहाँ तक कि वलीद खानज़ादा उसके बेडरूम में इसकी मौजूदगी में पैर तक नहीं रखा था। वलीद खानज़ादा हैरान था हानिया के इस कदम से। वो और ऊपर बच्चों के पास वाले रूम को ही यूज़ कर रही थी। मैम मैं लेकर आती हूँ आपका ड्रेस, रज़िया ने जल्दी से कहा। जल्दी लेकर आओ, हानिया कहकर सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर चली गई। रज़िया भी दरवाज़ा नॉक करते हुए अंदर आई। सामने वलीद को देखकर जल्दी बोली, सर वो मैम का ड्रेस लेना है। रज़िया भी ने सफाई देना ज़रूरी समझा। इनको कहो खुद आकर ले जाएँ। वलीद खानज़ादा के हुक्म पर वो उल्टे पाँव वापस गई और हानिया को बताया। वलीद काफ़ी देर इंतज़ार करता रहा, वो ना आई। वो तैयार होने के लिए चला गया। 1 घंटे के बाद वो रेडी हो गया। ड्रेस वहीं हैंग था। वो बाहर आया तो दूसरा ड्रेस पहने बच्चों के साथ रेडी खड़ी थी। पापा आ गए, मम्मा चलें। हनान और मनान बहुत खुश थे इनके चहकने से अंदाज़ा हो रहा था। वलीद खानज़ादा पे एक नज़र डालता वलीद खानज़ादा एक नज़र डालता हुआ बाहर की तरफ बढ़ा।
मम्मा वहाँ आप वहाँ मम्मा वहाँ हम आपको आंटी कहना है ना? मनान ने पूछा। साथ हनान भी खड़ा था क्योंकि इसने भी जानना था वहाँ जाकर कैसे मम्मा को बुलाना है, क्योंकि दोनों को इससे पहले वाला हानिया का हुक्म याद था। वलीद वो जो पलट आया था अपने मोबाइल लेने के लिए, इसने अफ़सोस से सुना ये सब। वो इस बात पर इसकी अच्छी खासी क्लास लेना चाह रहा था। नहीं, मैं आप दोनों की मम्मा हूँ, इसलिए हर जगह आप मुझे मम्मा कहकर ही बुलाएँगे। हानि ने प्यार से समझाया दोनों को। सॉरी मम्मा, दोनों ने एक साथ कहा। हानि ने दोनों को गले लगाकर जिस तरह अपने आँसू पोंछे, वलीद खानज़ादा खामोश हो गया। इसकी हिम्मत न हुई कुछ कहने की। आइंदा किसी के भी कहने पर आप अपनी मम्मा को आप दोनों मम्मा कहना नहीं छोड़ोगे, समझे आप दोनों? हानिया ने अच्छी तरह समझाया। यस मामा, दोनों के गाल चूमकर वो उठी। वलीद खानज़ादा को सामने देखा इसकी रूह फना हुई, शर्मिंदा हुई थी। टिटकी लम्हे भर को, फिर खुद को लम्हों में संभाल कर खामोश से दोनों के हाथ थामती बाहर निकली। वलीद मोबाइल लेकर कुछ देर बाद बाहर आया और वो और बच्चे गाड़ी में बैठ चुके थे। मैं तो हैरान हूँ, उस बंदे की खुशनसीबी पे इतनी हसीन मासूम कली कहाँ से मिली वलीद खानज़ादा को, सोहेब मिर्ज़ा ने कहा अपने दोस्त से कहा। वलीद ने सुना इस कमेंट को पर ज़ब्त कर गया। आंखें बता रही लड़की की वो सिर्फ बच्चों के लिए लाई गई है। देखो तो सही, सारी तवज्जो बच्चों पर है, शौहर पर तो नज़र ही नहीं। हुस्न की देवी कहो इसे, जो बेखबर है अपने मदहोश करने वाले हुस्न से, जो ऐसे शख्स की बीवी बन बैठी है जो आज तक पहली बीवी के गम से निकला ही नहीं। सोहेब मिर्ज़ा के दोस्त ने कहा। बच्चों की भाग-दौड़ की वजह से वो उनके पीछे-पीछे थी, बगैर ध्यान दिए कि यहाँ पर सब मर्द हज़रात हो या औरतें, सब इसके हुस्न से मरूब होए जा रहे थे। हानिया सबसे बेपरवाह बच्चों में गुम थी। चंद औरतों के अलावा इसकी किसी से जान-पहचान नहीं थी, जिनसे मिलकर वो दोबारा बच्चों में गुम थी। वलीद खानज़ादा का खून खौल उठा, वो इसकी तरफ बढ़ने के लिए जाने लगा। इसी वक्त मिसेज़ जुनैद ने रोका इसे। मिसेज़ जुनैद से सलाम दुआ, हाल-हवाल हुआ। इसके बाद वो बोली, माशाअल्लाह बहुत खूबसूरत है आपकी बीवी, पूरी महफ़िल में इसकी टक्कर का कोई नहीं। चाँद सूरज की जोड़ी है आप दोनों की। उन्होंने दिल से कमेंट किया, जिस पर वलीद लब से बोला, थैंक्स मिसेज़ जुनैद, नाउ एक्सक्यूज़ मी प्लीज़। वलीद खानज़ादा कहता आगे बढ़ा हानिया की तरफ। मिसेज़ जुनैद देख रही थी, वलीद बात इनसे ज़रूर कर रहा था पर नज़र अपनी बीवी पर थी। मेरा ख़्याल है तुम बैठ जाओ टिक कर एक जगह, तुम्हें सूट नहीं करता बच्चों के आगे-पीछे भागना। वलीद खानज़ादा ने सर्द लहजे में हानिया से कहा, जी सॉरी, आइंदा ख़्याल रखूँगी। हानिया ने वलीद से कहा, अपने बच्चों को कुछ कहती वो उसके साथ मुड़ी। पहले कशफ के नसीब पर रश्क करते थे, क्या शौहर मिला, इतना डैशिंग डॉल, हैंडसम रिच, पर अब लगता है वलीद खानज़ादा की किस्मत पर रक्श आता है। इस उम्र में भी 2 बच्चों के बाप को इतनी खूबसूरत, कम उम्र, किसी परी जैसी हो ऐसी बीवी मिली है, कमाल है भई, सारी बात नसीब की है। मिसेज़ दुर्रानी ने मिसेज़ जुनैद से कहा, इनके लहजे में रक़्स था हानिया को देखकर। हानिया जो ब्लैक ड्रेस में, जिस पर सिल्वर हल्का सा काम था, जिसमें इसकी सुर्ख सफ़ेद रंगत खिली लग रही थी, नाज़ुक सिल्वर ज्वेलरी, लाइट मेकअप, पिंक ग्लोस लगे होठ, नाक में पहनी डायमंड की लौंग ज़्यादा चमक रही थी, या इसकी दुधाई रंगत, कुछ कहना मुश्किल था। यूँ तो पूरी महफ़िल में हुस्न और हर तरफ बिखरा पड़ा था, पर हानिया का बेमिसाल हुस्न सबसे मुनफ़रिद और नुमायाँ था। कशफ तो मामूली सी थी, एक लड़की, इसे ख़ास बनाने वाला वलीद खानज़ादा था, पर ये लड़की कोई काफ़ की परियों की मसल है। मिसेज़ जुनैद ने भी रश्क से कहा था, ऐसे हुस्न जिसे औरत से भी सराहने पर मजबूर हो जाए तो उसका मतलब है वो वाक़ई क्या होगा। वलीद और हानिया दोनों ने ये लफ्ज़ सुने थे। वलीद ने एक नज़र हानिया को देखा, जिसके चेहरे पर कोई तासुर न था। इतना सब सुनने के बाद इन कमेंट्स पर इसकी नज़र अब भी बच्चों पर थी। बिल्कुल एक केयरिंग माँ की तरह वो बच्चों को अपनी नज़र में रखे हुई थी। इसके चेहरे से साफ ज़ाहिर हो रहा था इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन कमेंट्स से। वह काश वलीद खानज़ादा ये समझ सकता कि वो तो अब इस फ़ेज़ से ही निकल आई है। हुस्न, खूबसूरती सब सानवी सानवी सी हैसियत रखता है, वह समझ चुकी थी। अब ये बातें इसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। कितने सर्द और बेतासुर हो रहे थे हानिया के चेहरे के तासुरात इसकी आँखों में मौजूद थी। बच्चों को देखकर, पर जैसे ही वो मिसेज़ शाह से मिल रही थी, इसकी आँखें बेजान सी लगीं। वलीद को जाने क्यों वो उसको इतना गौर कर रहा था, ना चाहते हुए भी। आज वलीद खानज़ादा को इस पार्टी में एहसास हुआ, हानि वाक़ई चौंका देने वाली हुस्न की मालिक है। जब इसके हुस्न में सौगारियत आ गई थी, तो वो और निखर गई थी, पर वलीद का दिल तो कशफ की याद से आज भी आबाद था। आज कई तरह के जुमले सुन चुका था हानिया के लिए, किसी ने इसके मुँह पर ना कहे थे, पर डिस्कस हो रही थी वो। अक्सर जुमले वलीद खानज़ादा के कानों में भी पड़े थे, वो सुनकर भी अनसुना करता रहा। वो वलीद खानज़ादा था, बहुत बड़ा बिज़नेस टाइकून, इसे किसी बात की परवाह ना थी। वो इतनी छोटी ज़हनियत का ना था कि किसी को रोकता किसी कमेंट से, पर एक कमेंट ऐसा था जिससे इसे वाक़ई चौंका दिया सही मानों में। यार वैसे तुमने नोट किया है, पिछली बार जब हमने मिसेज़ खानज़ादा को देखा था तो वो ज़िंदा दिल लड़की लग रही थी, पर आज इस महफ़िल में चलती-फिरती एक बुत सा गुमान गुज़रता है। वो बख़ौर उसको देखता रहा, जाने क्या हुआ, अब वलीद खानज़ादा का दिल उजाड़ हो गया था सबसे। फिर जाने क्यों इसे देखता रहा, लफ्ज़ों की बाज़गश होने लगी थी इसके कानों में।
पिछली बार जिंदा दिल लड़की और इस बार बुत सा गुमान। वलीद खान ज़्यादा बेचैन हो गया। खाने के बाद वो इस महफिल से निकल आए। बच्चे भी थक चुके थे। बच्चे इससे जुड़े पिछली सीट पर सो चुके थे। वलीद खान ज़्यादा अगली सीट पर बैठा था, ड्राइवर के साथ। मिरर से इसे देखता रहा। क्या आप 2 मिनट मुझसे बात कर सकती हैं? फाइज शाह ने इसका रास्ता रोका जब वो क्लास से निकली। कुछ सोचकर इसने खुद से कहा, क्या खर्च है किसी की सुनने में? रानिया ने सोचा। कहिए, रानिया ने कहा। क्या सुकून से बैठकर बात हो सकती है? मैं वजाहत करना चाहता हूँ अपनी गलती की, फाइज ने की नज़र से कहा। वो दोनों क्या गार्डन में आ गए। आप कुछ कहें मिस्टर फाइज शाह? इससे पहले मैं कहना चाहती हूँ। रानिया की बात पर वो हैरान हुआ। आई एम सॉरी, मुझे आपके मुंह पर पेपर्स नहीं फेंकने चाहिए थे। रानिया की पहली ही बात इसे शॉक कर गई थी। जी, वो हैरान हुआ इसकी बात पर। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता इस तरह बदतमीज़ी करने का। आपकी ज़बान थी, आपकी मर्ज़ी। जो बोले मुझे इग्नोर करना चाहिए था तो शायद तमाशा ना लगता, पर मेरे जज़्बात मुझसे कंट्रोल ना हुए और वो सब हो गया। यकीन मानो मुझे बेहद अफ़सोस है अपने रवैये पर। मुझे तुमसे ना कोई ताल्लुक और ना कोई सिलसिला रखना चाहती हूँ, पर जो बदतमीज़ी मैंने की इसके बाद तुम्हारे दिल में बदले की आग होगी और मैं तुम्हारे किसी बदले की भेंट नहीं चढ़ना चाहती। हो सके तो यहीं बात ख़त्म कर दें। वो हैरान हुआ था इस लड़की की बात पर। बात को ख़त्म करने का वाहिद हल यही है, मैं आपसे माफ़ी माँग लूँ, वो भी इस गलती की जिसमें ज़्यादा हाथ आपका है। जो तुम मुझसे चाहते थे इन सब चीज़ों के लिए मेरे पास फ़िज़ूल वक़्त नहीं है, अपना वक़्त बर्बाद करूँ। बेहतर है तुमसे माफ़ी माँग कर बात ही ख़त्म कर देती हूँ। तुम्हारी शोहरत, अमारत, पैसा, दौलत सब मुझे सरोकार, इससे मुझे कोई सरोकार नहीं। मैं अपने शौहर के साथ जिस हाल में हूँ बहुत मुतमईन हूँ। वो लड़की अपनी कही जा रही थी बगैर इसे मौके दिए। वो इस लड़की के एहसासात अच्छी तरह समझ रहा था। आपकी मर्ज़ी, जो बोले ना बोले, मैं आपकी माँ हूँ ना बहन, फिर क्यों आपको सही गलत के फ़र्क का एहसास दिलाऊँ। उम्मीद करती हूँ आपको अब सुकून आ गया होगा। आपकी मर्दाना गैरत की तकसीम भी हो गई होगी। आखिर लफ्ज़ रानी ने बताते हुए कहा। बस करें मिस रानिया, मुझे माफ़ कर दें, गलती मेरी है। मुझे ऐसी गंदी बात नहीं कहनी चाहिए थी। ना मेरी माँ है, ना बहन, इसलिए मुझे नहीं पता औरत की कैसे इज़्ज़त करते हैं। बचपन से मेरी गवर्नेंस को पापा की गर्लफ्रेंड्स बनते देखा है और फिर मैं खुद गर्लफ्रेंड्स बनाने लग गया, जिसकी वजह से मुझे एहसास नहीं मैं कितना घटिया बोल गया। आई एम सॉरी। फ़ाइज़ की बात पर वो शॉक हुई। इतना तो वो समझ गई थी, इसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। इसकी आँखों में नदामत थी। इट्स ओके मिस्टर फ़ाइज़, रानिया ने कहा। आइंदा से आपके रास्ते में नहीं आऊँगा। फ़ाइज़ ने कहा। प्लीज़ हो सके तो आइंदा अपनी तस्कीन का सामान करने के लिए किसी की ज़ात को आपकी शर्त का सामान मत कीजिएगा। आपके एहसासात कीमती हैं तो किसी और के एहसासात का भी ख़्याल करें। रानिया ने कहा और फ़ाहिशा सिर्फ़ इस बात में सर हिलाकर रह गया। रानिया वहाँ से चली गई और वो उसे जाता देखता रह गया।